नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का हम 33वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 32 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए, जो 2011 में जनगणना हुई थी, ये भारत की कौन सी जनगणना थी? ये 15वीं जनगणना थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ से दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी, ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, ठीक है। दूसरा फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि जो भारत की प्रथम नियमित जनगणना हुई थी, ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और कब हुई थी? तो ये 1881 को हुई थी, ठीक है। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। सारे फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो बनिहाल दर्रा है, ठीक है, जो बनिहाल दर्रा है, इसका निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से बात हुई है सिंधु नदी की, ठीक है। तो देखिए, नए मानचित्र के अनुसार जो सिंधु नदी है, ये जम्मू कश्मीर से नहीं बहती। ये कहाँ से बहती है? तो नए मानचित्र के अनुसार ये सिंधु नदी जो है, ये लद्दाख से बहती है, ठीक है। ये लद्दाख से बहती है। और जो सिंधु नदी है, इसको इंडस नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इंडस नदी भी कहा जाता है। और यदि हम बात करें सिंधु नदी की टोटल लंबाई की, तो इसकी 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और यदि हम बात करें भारत में कि भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में है, ठीक है। और जो सिंधु नदी है, ये चीन में तिब्बत और भारत के लद्दाख से बहती हुई सीधे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और अरब सागर में जाके ये सिंधु नदी गिर जाती है, ठीक है। सिंधु नदी जो है, ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। जैसे अपने भारत देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। इसी प्रकार से सिंधु नदी जो है, ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से कई फैक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर बता दें, फिर इसके बाद क्वेश्चन को समझा देंगे। देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो मुगल सम्राट को प्रति वर्ष 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले हमें बक्सर की लड़ाई के बारे में पता होना चाहिए कि जो बक्सर की लड़ाई है, ये कब हुई थी? तो ये 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। और ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो जो बक्सर की लड़ाई है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 लोगों की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुई थी। वो 3 लोग कौन कौन थे? एक तो था मीर कासिम, जो उस समय बंगाल का नवाब था। दूसरा था शुजा-उद-दौला, जो उस समय अवध का नवाब था। और तीसरा था शाह आलम द्वितीय, ये उस समय मुगल सम्राट था, ठीक है। 3 लोगों की संयुक्त सेनाओं के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और इस जो लड़ाई है, इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जो बक्सर के युद्ध है, इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। और इस लड़ाई का परिणाम क्या निकला था? तो इसमें जो संयुक्त सेना थी 3 लोगों की, ये हार गई थी और अंग्रेज़ों की यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी, ठीक है। और बक्सर की लड़ाई के बाद में इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है, ये हुई थी 12 अगस्त 1765 को। किस किस के बीच में हुई थी ये संधि? तो ये संधि अंग्रेजों और मुगलों के बीच में हुई थी, ठीक है। और इसी संधि में मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और जो दूसरी संधि है इलाहाबाद की, ये कब हुई थी? तो ये 4 दिन बाद हुई थी। कब? 16 अगस्त 1765 को। किस किस के बीच में हुई थी? तो ये अंग्रेजों और अवध के बीच में हुई थी, ठीक है। और इस संधि के माध्यम से 50 लाख रुपए का जुर्माना, कितने का?
50 लाख रुपए का जुर्माना अवध के नवाब को भरना पड़ा था। ठीक है, तो आपको बक्सर के युद्ध के बारे में सारे फैक्ट याद रखना है। और इस युद्ध के बाद में 2 संधियां हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोस्टली आपको याद रखना है कि ये किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था। ठीक है, और ये सन तो हमें डेट याद नहीं रखना है, लेकिन हमें सन याद रखना है कि 1765 को दोनों संधियां हुई थी। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है कि जब भी एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे, मतलब बक्सर की लड़ाई से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसको शॉर्ट में IIFM कहा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? तो IIFM जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो IIFM है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? भोपाल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो चंदन की लकड़ी है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, और यदि आपसे पूछे कि चंदन की लकड़ी के वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भी कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि चंदन की लकड़ी के वन सबसे ज़्यादा किन पहाड़ियों पर पाए जाते हैं? ठीक है, तो उन पहाड़ियों का नाम कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर चंदन की लकड़ी के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य को मलय देश, ठीक है, किस राज्य को मलय का देश कहा जाता है? तो मलय का देश यानी कि चंदन का देश किसको कहा जाता है? तो कर्नाटक को ही कहा जाता है। सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए भारत में शंकुधारी वन जो हैं ये हिमालय में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शंकुधारी वन हैं ये कम तापमान पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों में सीधे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां जो हैं नुकीली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान जो है ये धनबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और धनबाद कहाँ पर पड़ता है? तो ये झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो देखिए सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर जो हैं ये पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्णपाती वनों में इन जानवरों के लिए उपयुक्त वातावरण एवं परिस्थितियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त तीनों नदियां जो हैं ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी का पिता कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है उड़न परी के उपनाम से किस महिला एथलीट को जाना जाता है? देखिए उड़न परी के नाम से जाना जाता है PT ऊषा को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो PT ऊषा हैं इनका निकनेम क्या है? उड़न परी। ठीक है, और एक और इनका उपनेम है, इनको पाउली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि पाउली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है तो वो PT ऊषा को कहा जाता है। ठीक है, और जो फेमस पर्सनालिटी होती हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो जो PT ऊषा है ना ये केरल से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और PT ऊषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। ठीक है, गोल्डन गर्ल जो है इनकी आत्मकथा का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया था? तो देखिए भारत में काजू और तंबाकू, ठीक है, काजू और तंबाकू का परिचय जो है ये पुर्तगालियों ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है ये पुर्तगालियों की ही देन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो देखिए जो टीपू सुल्तान है ना, ये मैसूर का शासक था। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और हैदर अली की मृत्यु के बाद ये मैसूर का शासक बना था। और जो टीपू सुल्तान है ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस युद्ध में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था जॉर्ज हैरिस ने और जेम्स स्टुअर्ट ने। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। देखिए इन चार द्रव में से, ठीक है, इन चार द्रव में से जो पेट्रोल है इसका घनत्व सबसे कम होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है ना, ये अवतल लेंस की जैसी बर्ताव करता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्रे के माध्यम से सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जो सिपकीला दर्रा है, ठीक है, सिपकीला दर्रे के माध्यम से सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिपकीला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त ए मांगो जिसे मृत्यु का रेगिस्तान भी कहा जाता है किस देश में स्थित है। तो ये दस्त ए मांगो रेगिस्तान जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको जो है मृत्यु का रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, और जो अफगानिस्तान है इसकी राजधानी क्या है। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत अली खां प्रथम। ठीक है, ये अवध का प्रथम नवाब था। और यदि हम बात करें कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह जो है ये अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बार 49 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो सबसे ज़्यादा बार 49 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ये पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, पंजाब में लगाया गया था। और किस तारीख को लगाया गया था। तो ये जो है 20 जून 1951 को लगाया गया था। कब? 20 जून 1951 को लगाया गया था। और राष्ट्रपति शासन जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो ये 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। देखिए कम से कम 35 वर्ष एज होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी ज़रूरी है। और भारत का नागरिक हो, ये भी ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए कम से कम 10वीं पास हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि देखिए भारतीय संविधान में राजनीतिक पदों के लिए अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? तो 1875 में की थी। किस शहर में की थी? तो इन्होंने बॉम्बे में की थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इनका एक प्रमुख ग्रंथ है, ये भी पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये एक फेमस ग्रंथ है और इसकी रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? तो 1875 में ही इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इनका एक प्रमुख नारा है वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात वृंदावन उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए ये जो वृंदावन उद्यान है ना ये मैसूर में स्थित है। ठीक है, और मैसूर कहाँ पर पड़ता है? तो ये मैसूर जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और जो वृंदावन उद्यान है ये फेमस यानी कि विख्यात क्यों हैं? देखिए जो वृंदावन उद्यान के झरने हैं, ठीक है, ये जो वृंदावन उद्यान के झरने हैं ये नृत्य रूपी हैं। ठीक है, और संगीतमय है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसके झरने जब भी गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये झरने डांस कर रहे हों।
और इनसे एक संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो देखिए जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, एक आनुवांशिक प्रकृति का होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस आंखों का एक रोग है, ठीक है, और यह एक आनुवांशिक प्रकृति का होता है जिसमें मनुष्य एक या अधिक रंगों में भेद नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो देखिए जो अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज भी बोलते हैं। तो जो पैंक्रियाज है ये हमारे ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो चौरी चौरा नामक स्थान है ना, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हम बात करें चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो जो चौरी चौरा कांड है ना, ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, और कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। इस घटना में क्या हुआ था? तो इस घटना में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, ठीक है, और इस घटना में जो है 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ठीक है। यह एक हिंसक घटना थी और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा घटना के दौरान इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आपको क्या करना है कि पुराने वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करना है। प्लेलिस्ट की लिंक कहाँ पर मिलेगी? आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।